नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण प्रक्रिया के चर, जो हम लोग कंटिन्यूअस डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 3 है और पार्ट 3 में ये कह सकते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। अब शिक्षण प्रक्रिया के चर की बात की जा रही है, जो आपका टीचिंग एंड लर्निंग का ही सब टॉपिक है, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स किस प्रकार से सारा वेरिएबल फंक्शन करते हैं जब आप टीचिंग प्रोसेस में बात करते हैं तब। और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात की जा रही है। आपका वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस का ये अपलोड है, ये भी आपका पार्ट 2 भी अपलोड है। यहाँ देख सकते हैं कि क्लास भी क्या आपका सीक्वेंस में मिल रहा है, तो सारा आपका वीडियो जो है एक सीक्वेंस में मिलेगा, टीचिंग एंड लर्निंग का ही। उसी प्रकार से और भी जो टॉपिक है वो भी आपका टॉपिक आपको सीक्वेंस में मिलता है। तो सारे वीडियो अपलोड है, अभी तक आप नहीं देखें तो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर ये हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ से बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएंगे और वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस की बात की जा रही है, वो किस प्रकार से फंक्शन होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में समझेंगे। वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शिक्षण प्रक्रिया की चर की बात हो रही है, जिसमें कि हम बात किए थे क्या कि इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं इस मनोवैज्ञानिक के आधार पे। इन्होंने ये बताया है कि हम बात करते हैं वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शामिल जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें कि योग्यता चर की बात की गई थी, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। संदर्भ चर अधिगमकर्ता के गुण के बारे में बात करता है कि अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला है उसका गुण क्या कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं क्या प्रक्रिया चर या फिर प्रोसेस वेरिएबल्स की बात करते हैं, इसके बारे में किस प्रकार से सारी चीज़ें होती है इसके बारे में समझेंगे। और साथ में आपको डिस्कस करने वाले हैं चर परिणाम चर। फिर अगर डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं आपको कि वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस की बात की जा रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है कि कहीं भी आप शिक्षण करने के लिए जाते हैं तो आपको किस प्रकार से सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, आपको किस प्रकार की चीज़ें विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है क्या है आपका प्रक्रिया चर या फिर प्रोसेस वेरिएबल्स की बात करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। अगर हम बात करते हैं कि प्रोसेस वेरिएबल्स क्या होते हैं या फिर प्रक्रिया चर क्या होते हैं, तो इसका 3 पार्ट वो देखने को मिलेगा, जिसमें क्या कह सकते हैं कि टीचर का क्या प्लानिंग है, इसके बारे में बात होती है। एक बात करते हैं कि टीचर किस प्रकार से क्लास में जाके इंटरेक्शन करता है, इसके बारे में बात होती है। और साथ में ये भी होता है कि टीचर किस प्रकार के आइडियाज़, किस प्रकार की एक्टिविटी करवाते हैं क्लासरूम में, इन सभी के बारे में भी बात होती है। तो मुख्य रूप से ये देख सकते हैं कि प्रोसेस वेरिएबल्स के अंतर्गत आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा। जो एक टीचर का प्लानिंग की बात होती है, एक टीचर किस प्रकार से क्लास में जाके स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन करता है, इसके बारे में बात होती है। एक साथ में क्या होता है कि टीचर किस प्रकार के नया विचार के साथ में नए एक्टिविटीज़ किस प्रकार से करना, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तब पहला पॉइंट क्या आता है कि शिक्षक का नियोजन, प्लानिंग ऑफ टीचर की बात हो रही है कि अध्यापक का कार्य छात्रों को ज्ञान प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाना व प्रोत्साहित करना है। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई टीचर का वर्क क्या होता है, टीचर का वर्क ये होता है कि किस प्रकार से किसी भी छात्र को हम सिखा सकें, है ना, किसी प्रकार से किस चीज़ों को समझा सकें, कोई भी टॉपिक को काफ़ी डिटेल से समझा सकें, आसानी से समझा सकें, उसको उसके ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बता सकें, किस प्रकार से किसी चीज़ को आप सीख सकते हैं। साथ में उसके जो मार्गदर्शन की बात की जा रही है, किस प्रकार से उसको हम एक डायरेक्शन प्रदान कर सकें कि इस सीक्वेंस में आप सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आसानी से आप सीख जाइएगा। तो ये बात है कि टीचर का कार्य क्या होता है, किसी चीज़ को सिखाना और सिखाने के लिए किस प्रकार का वे को अपनाना चाहिए, उस सभी चीज़ों के बारे में क्या होती है, बातें होती है। तो अध्यापक जो है छात्र के लिए मार्गदर्शन दार्शनिक की भांति होता है। तो एक टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल ये होता है किस प्रकार से एक छात्र के लिए हम मार्गदर्शन दे सकें, किस प्रकार से दार्शनिक रूप से किसी चीज़ों को खोजने के लिए प्रेरित कर सकें, इसके भांति क्या होता है टीचर का जो कार्य है वो देखने को मिलता है। इसका कार्य छात्रों को सिखाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करना होता है, किस प्रकार से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सके कि बच्चे अपने से ही सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, उसमें ललक हो कोई चीज़ को सीखने के लिए। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग कि शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक का कार्य मार्गदर्शन, निर्देशन, अधीक्षक का होता है, जिसके द्वारा जो है छात्र स्वयं सीखते हैं। तो एक टीचर के जो कार्य होता है वो आपको टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि किस प्रकार से उसको गाइड करना है,
किस प्रकार से उसको डायरेक्ट करना है, मतलब किस प्रकार से सारी चीज़ों को प्रोसेस में लाना है, किस प्रकार से उसका सुपरिटेंडेंट करना है, अर्थात कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं सारी चीज़ों को एक सिस्टम में ला के उसका निरीक्षण भी करना है, उसके बारे में समझना भी है कि बच्चे सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत जो टीचर का रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस प्रकार से किसी भी टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहला बात क्या होता था कि यहाँ पे क्या होता था, सिखाना है। सिखाने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी आप ज्ञान उसको देना चाह रहे हैं वो सारा ज्ञान क्या होना चाहिए, एक सिस्टम में होना चाहिए जिससे कि आसानी से सारी चीज़ों को कर सके। पहली बात, उसके लिए आपको मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होता है, उसके लिए आपको प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होता है। जब ये सारी चीज़ों को करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो छात्र में जो सीखने की ललक होती है वो अधिक से अधिक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके लिए आपको मोटिवेशन हमेशा करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है देखने को मिलता है। साथ में और भी पॉइंट है इसमें। अतः यह कह सकते हैं कि शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उनका पूर्व नियोजन आवश्यक है। प्री प्लानिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हम क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। तो लेसन प्लान क्या होता है, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले सारी चीज़ों का एक समरी होता है कि किस प्रकार से क्लास में जाके सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ाना है, किस प्रकार से किसी बच्चे को सिखाना है, उसके लिए आप किस प्रकार का सारा प्रोसेस करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से स्किल को यूज़ कर रहे हैं, आप किस प्रकार से क्लास को इंगेज करेंगे, किस प्रकार के बच्चे को मोटिवेट करेंगे, बच्चे को कहाँ डाउट हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। तो सारी चीज़ें क्या होता है, प्री प्लानिंग करना होता है। किसको करना होता है, टीचर को करना होता है। जब सब टीचर ये सारी चीज़ों को करके जाते हैं तो इससे क्या होता है कि उनका जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा उस क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चे सीखने के लिए हमेशा मोटिवेट होते हैं और जो भी चीज़ टीचर सिखाना चाहता है वो आसानी से सिखा सकता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि उसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने को मिलता है क्या कि जो शिक्षक है शिक्षण को नियोजन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक व छात्र दोनों ही क्रियाशील रहे। जब भी आप प्लानिंग करते हैं, है ना, जब भी आप प्लानिंग करते हैं किसी भी टॉपिक को सिखाने के लिए, तो वहाँ पे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जो प्लानिंग में जो आपका प्रोसेस में जो चीज़ ला रहे हैं उसमें टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का भी जो क्रियाएं हैं वो भी शामिल होना चाहिए कि स्टूडेंट भी उसमें क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। से बच्चे कुछ भी चीज़ आप बता रहे हैं, बच्चे को कहीं समझने में दिक्कत हुआ तो वहाँ पे बच्चे क्वेश्चन भी कर सके, है ना, क्वेश्चन करने के साथ साथ जो भी उसको डाउट है उसको क्लियर भी कर सके। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं कि यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक व छात्र के मध्य की अंतःक्रिया निर्धारित क्रियाओं के माध्यम से होती है। तो इस सारी चीज़ें क्या हो रही है कि आपका एक प्लानिंग के तहत ही देखने को मिलेगा। जब भी हम कोई प्लानिंग करके जाते हैं क्लास में तो इससे क्या होता है कि हमारा जो क्लास है वो अच्छी तरह से पूरा एक सिस्टम से चलना शुरू हो जाता है। बच्चे उसमें मोटिवेट भी रहते हैं, बच्चे हर चीज़ को सीखने के लिए उत्साहित भी रहते हैं। तो वही बात कहा गया है कि शिक्षक और छात्र की बात करें तो उसके मध्य का जो अंतःक्रिया है, उसके बीच का जो इंटरेक्शन है वो पहले से क्या होना चाहिए, निर्धारित करना होता है कि किस प्रकार से आप क्लास को वहाँ पर सारी चीज़ें करेंगे, है ना, सारे प्रोसेस को आप करेंगे। ये पहले से क्या होना चाहिए, प्री प्लानिंग करना होता है। अतः यह कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करने, स्पष्ट करने तथा उन्हें आत्मसात कराने के लिए जिन क्रियाओं या उपायों को अपनाता है उनकी योजना शिक्षण के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही तैयार की जानी चाहिए। अर्थात यह है कि हम जब क्लास में जाते हैं, टीचिंग प्रोसेस करने के लिए जब क्लास में जाते हैं तो आपका जो भी पेपर है, आप जो भी पेपर पढ़ाना चाहते हैं, पेपर का जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से वहाँ प्रेजेंट करना है, जो भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं वो काफ़ी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। किस प्रकार से बच्चे को आत्मसात कर सके, सारी चीज़ें बता रहे हैं, उसके लिए आप किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, किस प्रकार के उपकरण मतलब किस प्रकार के स्किल्स, मेथड्स, टीचिंग एड इस सब का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है, पहले से प्लानिंग करना होता है। साथ में आपका जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में किस प्रकार से किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें क्या होती है पहले से ही टीचर क्या होते हैं सब चीज़ को तैयारी करके रखता है कि वहाँ पर जाने के बाद हमको ये सारी चीज़ें इस तरह से प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर भावी शिक्षण के लिए नियोजन किया जाना चाहिए। अर्थात ये है कि जब भी आप क्लास में जा रहे हो, क्लास में जाने के बाद जो भी टॉपिक को पढ़ाए
तो पढ़ाने के बाद फिर क्या होता है वहाँ पे कि पढ़ाने के बाद आपको वहाँ पे एक मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन करने के बाद ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि आज के टॉपिक में बच्चे कितने समझे, कौन कौन से ऐसा टॉपिक, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ बच्चे को समझ में नहीं आया। तो सारी चीज़ें क्या होता है टीचर पहले से नोट करके रखता है, और उसके लिए क्या होता है कि जब वो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उसके लिए प्री प्लानिंग करने के लिए वो सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक नया प्लान बनाते हैं कि कल की क्लास में वो किस प्रकार से वहाँ पे सारी चीज़ों को करना होता है। तो कह सकते हैं कि जब बच्चे को जब कोई चीज़ों को सिखाना होता है और टीचर किसी चीज़ को जब प्रेजेंट करता है तो वहाँ पे क्या होते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो विभिन्न तरह की चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं उसको मूल्यांकन करने की भी प्रोसेस में रहते हैं। और जो प्रोसेस करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चे को समझ में नहीं आती, उन सभी को नोट भी करते हैं और नेक्स्ट क्लास में वो सभी चीज़ों को उसको इंक्लूड करके और फिर उसको प्रोसेस में लाते हैं। तो ये बात यहाँ पे कहा गया है कि जो भी चीज़ वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों को करने के लिए क्या होता है कि भावी शिक्षण का जो प्लानिंग करना है उसमें सभी चीज़ें देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 बताया गया है कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, किस प्रकार से जब कोई टीचर क्लास में जाता है तो वहाँ पे जब स्टूडेंट टीचर के बीच का जो अंतर क्रियाएँ होती है, किस प्रकार से टीचर स्टूडेंट के साथ में बात करते हैं, किस प्रकार से किसी टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, किस प्रकार से वहाँ मूल्यांकन करते हैं, इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। तो इसी में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है एडमंड एमिडॉन। तो एडमंड एमिडॉन के अनुसार ये बताया गया है कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये बताया है कि शिक्षण के अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिसके अंतर्गत कक्ष या क्लासरूम को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षक व छात्र के मध्य परिचालित होते हैं। कक्षा कथन का संबंध अपेक्षित क्रियाओं से होता है। तो इन्होंने ये बताया कि सिंपल कि जब भी हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका क्लासरूम में होता है। पहली बात, जब क्लास में ये सारी चीज़ें होती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें चलती है एक साथ में। टीचर कुछ अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, उसके बाद टीचर भी स्टूडेंट क्या होते हैं वो सारी चीज़ों को सुन रहे होते हैं, कहीं उसको डाउट होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज होता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, सारी चीज़ें चलती रहती है। तो जो भी क्लास में आपका कक्ष में जो भी आपका कथन हो रहा है, जो भी आपका सारी चीज़ें बताई जा रही है, वो सभी क्या होते हैं आपका प्रेजेंट में होते हैं, मतलब कि सामने होता है, टीचर भी सामने होता है, स्टूडेंट भी सामने होता है और सारी क्रियाएँ आपका घटित होती रहती है। तो इस परिभाषा के अनुसार ये कह सकते हैं कि शिक्षण क्रिया एक प्रकार का अंतःक्रिया होता है जिससे शिक्षक व छात्र के बीच शाब्दिक या अशाब्दिक अंतःक्रिया होती है। तो शिक्षण प्रक्रिया कहाँ होता है? शिक्षण प्रक्रिया होता है आपका क्लासरूम में, ठीक है। और जब इस शिक्षण प्रक्रिया क्लासरूम में होता है तो वहाँ पे जो टीचर होते हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, उसके बीच में वर्बल और नॉन वर्बल रूप से बहुत सारा इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इस परिभाषा के अनुसार ये चीज़ समझ सकते हैं, जो डिफिनेशन दिया गया है किसके द्वारा, एडमंड और एमिडॉन के अनुसार। तो ये डिफिनेशन के अनुसार ये समझ सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया एक प्रकार का अंतःक्रिया होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसमें एक शिक्षक और छात्र के बीच में बहुत सारे वर्बल और नॉन वर्बल प्रक्रियाएँ या क्रियाएँ देखने को मिलती है। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक व छात्र दोनों का क्रियाशील होना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बोल रहा है क्या हो रहा है कि स्टूडेंट सिर्फ सुन रहा है, ऐसा नहीं, या सिर्फ स्टूडेंट हर चीज़ों को बार बार क्वेश्चन करते चला जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में होना चाहिए। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट पूछ रहा है, जो टॉपिक को बच्चे को समझाना होता है जो टॉपिक, वो भी टीचर क्या होते हैं बहुत सारे स्किल्स के द्वारा, बहुत सारे टीचिंग ऐड या फिर बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को आधार बना के बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रियाशील होता है वो दोनों तरफ से देखने को मिलता है। तो इसमें शिक्षक व छात्र दोनों पर एक दूसरे को प्रभाव डालता है। मतलब ये कह सकते हैं कि क्लासरूम में जितना भी एक्टिविटी हो रहा है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो छात्र हो, दोनों पर क्या होता है एक दूसरे को प्रभाव डालता है या फिर इफेक्ट करता है। तो यह अंतःक्रिया निर्धारित क्रियाओं के माध्यम से होता है। जो भी आप पहले से प्लानिंग किए होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होते हैं, प्री प्लान किया हुआ चीज़ें, वहाँ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। मतलब जो आप अंतःक्रिया करते हैं वहाँ पे पहले से प्री प्लान किया हुआ रहता है। तो इसमें जो शिक्षक का स्थान जो है वो क्या होता है, सिर्फ मेंटर के रूप में देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको एक प्रोसेस में देखने को मिलेगा। तो इस बात करते हैं इसी में कि शिक्षक व छात्र के मध्य होने वाले इस अंतःक्रिया का स्वरूप प्रजातांत्रिक होना चाहिए। मतलब क्या, आपका लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेसी की बात की जा रही है कि आपका जो शिक्षण व्यवस्था है इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए कि बच्चे जो है स्वयं अनुशासन या फिर सेल्फ डिसिप्लिन पर अधिक
बल दिया जाना चाहिए। बच्चे को खुद से है ना अपने आप को किस प्रकार से डिसिप्लिन में रखना है, सारी चीज़ों किस प्रकार से सीखना है ना, इन सभी चीज़ों पे क्या होना चाहिए, टीचर एक ऐसे इस प्रकार के इन्वायरमेंट को तैयार करना होता है। तो छात्र व शिक्षक दोनों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें कि हम बात करते हैं क्या, शिक्षण व्यवस्था कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जिसमें कि दोनों की बात की जाती है कि टीचर की जितनी भूमिका है उतनी भूमिका एक स्टूडेंट का भी या फिर एक छात्र का भी होता है। तो दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसमें पहले डिस्कस कर चुके थे कि शिक्षण की बात करते हैं, शिक्षण व्यवस्था की बात करते थे, कितने प्रकार के होते थे, ये 3 प्रकार के होते थे। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि आज बात कर रहे हैं क्या इसमें कि आपका डेमोक्रेटिक या बोल सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था, तो इसमें ही बात कहा गया है। तो इसमें जो है शिक्षक जो है छात्रों की अभिरुचियाँ और उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं या फिर उसकी इच्छाओं, उसकी आवश्यकताओं या फिर उसकी अभिवृत्तियों को ध्यान में रखते हैं। तो यही बात कहा गया है कि हम बात करते हैं लोकतंत्र का, बात करते हैं लोकतंत्र शिक्षा व्यवस्था का। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो छात्र के जितने भी अभिरुचि है उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार से एक छात्र दूसरे छात्र किस प्रकार से दूसरे से अलग है, इसके बारे में बात करते हैं, उसकी इच्छाएं की बात करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की बात करते हैं। तो इस सभी चीज़ों को क्या होता है टीचर को ध्यान रखना होता है जब भी वो टीचर क्लास में किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं या फिर वहाँ पर टीचिंग कर रहे होते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इस प्रकार छात्र का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है जब आप इस सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसका सर्वांगीण विकास हो, तो पूरी तरह से उसका विकास हो पाएगा, हर एक क्षेत्र में उसका विकास हो पाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि छात्र और शिक्षक का मध्य अंतःक्रिया समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो जब भी हम क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है ना, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो दोनों रिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और एक बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में जो रिलेशन अगर अच्छा है तो वहाँ पे जो भी क्रिया आप करेंगे, जो भी आप वहाँ पे प्रोसेस करेंगे, तो सारा प्रोसेस आपका सही तरीके से होगा और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि शिक्षक का विचार एवं प्रतिक्रियाएं, आइडियाज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर, कि किस प्रकार से टीचर का विचार है, किस प्रकार से उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है क्या कि शिक्षक का कार्य छात्रों को सीख प्राप्त करने के लिए मार्ग दिखाना तथा प्रोत्साहित करना होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात, यही बात कहा गया था, पहले भी हम डिस्कस किए थे कि शिक्षक का कार्य होता है क्या। शिक्षक का कार्य होता है किसी बच्चे को सिखाने की बात की जाती है कि किस प्रकार से किसी बच्चे को सिखाना चाहिए और किस प्रकार से जो भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी चीज़ को नॉलेज दे रहे हैं, वो एक सिस्टम से होना चाहिए, है ना, और उसको किस प्रकार से मोटिवेट भी कर सकते हैं, इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके थे इसी वीडियो में। तो शिक्षक छात्रों के लिए मार्गदर्शन या फिर दार्शनिक के भांति होता है, इस बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शिक्षक का कार्य क्या होता है। एक शिक्षक का कार्य होता है कि किस प्रकार से छात्र को हम एक अच्छा उसको डायरेक्शन दे सकें, किस प्रकार से छात्र को एक किसी भी बिंदु पर अभी काफ़ी डिटेल से अध्ययन करने की बात करते हैं, स्टडी करने की बात करते हैं, उसे किस प्रकार से उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, किस प्रकार से बारे में समझा सकते हैं, इन सभी के बारे में बात होती है। तो उसका जो कार्य है, इसका शिक्षक का जो कार्य है, छात्रों को शिक्षा से संबंधित सुझाव देना और ना ही आरोपित करना। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शिक्षक का जो कार्य होता है वो सिर्फ क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ सिखाने की बात नहीं होती है, उसको सुझाव देने की बात नहीं होती है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि उसमें किसी प्रकार कोई आरोप करने की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, सिखाने की ही बात करनी चाहिए। तो शिक्षण विधि या फिर शिक्षण की प्रक्रिया का जो अधिगम है उसको विशेष स्थान देना चाहिए। जब भी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर आते हैं तो आपका जो मेथड्स होता है, आपका जो टीचिंग का प्रोसेस होता है, इन सभी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार से ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि वह शिक्षण प्रक्रिया श्रेष्ठ होता है जो अधिगमकर्ता को अधिगम में सुगमता प्रदान करे तथा उसका ध्यान आकर्षित करे। यहाँ पे मेन रूप से ये कहा गया है कि जब भी अब टीचर जब क्लासरूम में जाते हैं और जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है ना, सीखने के लिए तैयार हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि टीचिंग प्रक्रिया जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है क्योंकि टीचर को ज़्यादा उसमें किसी प्रकार का मोटिवेशन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। स्टूडेंट क्या होता है, हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार होता है। जब स्टूडेंट हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो जाता है तो इससे क्या होता है कि आपको जो टीचिंग प्रोसेस है, यानी टीचिंग प्रोसेस की बात की जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ देखने को मिलता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऐसी बातें सम्मिलित होनी चाहिए जो छात्र को
अधिगम के लिए प्रेरित करे। तब आप यहाँ बात करते हैं प्लानिंग का कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर आप अपनाते हैं तो आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग इस प्रकार से होना चाहिए जहाँ पे क्या हो कि स्टूडेंट जो है खुद से मोटिवेट होते रहे और जो भी चीज़ सिखाना चाह रहे हैं वो आसानी से सारी चीज़ों को सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि वह शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली नहीं होती जिसमें अधिगम केवल सुनकर किया जाए। मतलब यहाँ पे क्या है कि सब टीचर ही सब चीज़ों को बता रहा है और स्टूडेंट क्या रहा है वहाँ सारी चीज़ों को सुन रहा है, उसको समझ रहा है, समझने की कोशिश करेंगे, समझ भी नहीं पा रहा है, तो क्या होगा कि आपका जो टीचिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर नहीं देखने को मिलेगा। वही बात कहा गया है कि अधिगम के लिए जितना अधिक इंद्रियों का प्रयोग किया जाएगा अधिगम उतना ही सरल होगा। मतलब कि आपको जो कोई भी टॉपिक को बताना है तो हमेशा क्या स्टूडेंट को उसमें शामिल करना है कि जो भी टॉपिक बता रहे हैं उसको क्वेश्चन कीजिए बहुत सारा, उसमें आप बहुत सारे के स्किल्स को यूज करते हुए उद्दीपन क्वेश्चन हो गया है ना, पुनरावृत्ति क्वेश्चन की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या आपको इस्तेमाल करना होता है, विभिन्न तरह के स्किल्स को, विभिन्न तरह के मैथड्स को इस्तेमाल करना होता है, जिससे क्या होगा कि बच्चे हमेशा एक्टिव में रहे, ना कि वो एक सिंपल सा बैठा हुआ है सिर्फ सुन रहा है, इस प्रकार का चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनमें या जिनसे कक्षा का वातावरण रोचक बन सके। शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए जो पाठ्यवस्तु को सरल, रोचक और बोधगम्य बनाया जा सके। इसमें और भी बातें होती है जो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जब भी आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं तो एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कब कर सकते हैं, जब टीचर इस सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखता है। तब पहली बात क्या होता है कि कक्षा जो है शिक्षण में छात्रों की या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कक्षा की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, तो क्लास में जब टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सभी स्टूडेंट का अपना मेंटल लेवल अलग अलग होता है, सभी का क्या होता है कि सोचने का, समझने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ों को बहुत पहले समझ लेता है, बहुत आसानी से समझ लेता है, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो उसे समझ नहीं पाते हैं। तो सभी व्यक्ति का या जितने भी छात्र बैठे होते हैं क्लास में, सबका सोचने समझने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो इसको ध्यान में रखना होता है टीचर को, पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कुशलतापूर्वक करना चाहिए। जितने भी आप सहायक सामग्री की बात करते हैं वहाँ पे, चाहे आप मॉडल ले जा रहे हैं, चार्ट पेपर ले जा रहे हैं, है ना, विभिन्न तरह की चीज़ें वहाँ पे आप ले जा रहे हैं कि बच्चे को समझाने के लिए, तो सारी चीज़ों को समझाने के लिए जो भी चीज़ें ले जा रहे हैं वो आसानी से एक सिस्टम से आपको ले जाना होगा और वहाँ पर सिस्टम से सारी चीज़ों को प्रेजेंट भी करना होगा जिससे कि बच्चे आसानी से सारी चीज़ों को सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसी में कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभी छात्रों पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कोई बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ के आगे आंसर दे रहे हैं तो उसी को सिर्फ हमेशा आप मोटिवेट करें, और जो बच्चे जो शांत बैठे हुए हैं उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं सभी पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो विभिन्न शिक्षण कौशलों का सही ढंग से प्रयोग करना, जितने भी स्किल्स के बारे में बात की है तो सारे स्किल्स का सही तरीके से वहाँ पे प्रयोग करने की बात होती है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। साथ में बात करते हैं कि विषय वस्तु के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षण विधि का भी प्रयोग करना होता है ना। जैसे आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आप बात करते हैं वाद विवाद की बात करते हैं, इस प्रकार के विभिन्न तरह का विधि होते हैं, जहाँ विभिन्न तरह के मेथड्स होते हैं, उन सभी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि छात्र की शैक्षिक समस्याओं को दूर करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से किसी भी बच्चे का जो एजुकेशन से संबंधित जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, उसका जो समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करना होता है। किसके लिए? एक शिक्षक के लिए। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अन्य जो शिक्षक होते हैं या फिर जो उसके जो अभिभावक, उसके जो गार्जियंस है ना, उसका भी सहयोग लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि पाठ्य सामग्री का तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से भी क्रमबद्ध रूप से करना चाहिए, जिससे कि हम जो भी चीज़ों को सिखाना चाह रहे हैं एक सिस्टम से जब रहेगा तो बच्चे को समझाने में आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि शिक्षण कार्य में छात्रों की सक्रिय भागीदारी होनी आवश्यक है। जब बोले थे पहले भी कि हम जब एक क्लासरूम में होते हैं तो वहाँ पे एक टीचर और एक स्टूडेंट होता है, दोनों के बीच का अगर रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी आप इंटरेक्शन कर रहे हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जितना टीचर का भूमिका होती है उतना ही छात्र की भूमिका भी होना चाहिए, और बच्चे जो बढ़ चढ़ के सारी चीज़ों को करने की कोशिश करें। प्रत्येक छात्र के शैक्षिक रिपोर्ट या फिर स्वास्थ्य की बात करें, है ना, उसके आर्थिक या फिर सामाजिक या विशेष उपलब्धि जो प्राप्त हो सभी की बात करें तो इसको जो है जानकारी शिक्षक को पहले से होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि छात्रों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सभी चीज़ें आसानी से हम लोग
कर पाएंगे और वहाँ पे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि पूर्व निर्धारित पाठ्य योजना का जो पूर्व तैयारी जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका क्लास में आपका शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी बेहतर रूप से हो सके। पॉइंट नंबर 13 में क्या है कि छात्र सम्मेलन में जो शिक्षक का जो भाग होता है वो हमेशा लेना चाहिए कि किस प्रकार से छात्र सम्मेलन में जो जितने भी बच्चे वहाँ शामिल हो रहे हैं तो शिक्षक जो वहाँ पे भाग लेंगे तो समझ पाएंगे कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए, बच्चे में किस बच्चे में ज़्यादा प्रतिभा है, किस बच्चे में कम प्रतिभा है, किस बच्चे में किस तरह का प्रतिभा है। उन सभी चीज़ों का ज्ञान जब टीचर को पहले से पता रहेगा, इन्फॉर्मेशन पहले से पता रहेगा तो उसी के अनुसार सारी चीज़ों को वो कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण ज्ञान या फिर नियंत्रण होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार से टीचर की बात कर रहे थे, टीचर को पहले अपने जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं उसका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए और किस प्रकार से कंट्रोल करना है इसके बारे में भी पहले से पता होना चाहिए। इस बात करते इसमें कि अंतर्मुखी छात्र को कक्षा में बोलने के लिए हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या होते हैं कि अंतर्मुखी होते हैं, कोई बायोमुखी होते हैं। तो बायोमुखी बच्चे जो होते हैं मतलब क्या होते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ों को बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कि कुछ ऐसे बच्चे जो अंतर्मुखी होते हैं दैट मीन्स वो बोलने के लिए ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, किसी भी ज़्यादा शामिल होने की कोशिश नहीं करते। मेंटली होते हैं क्या होता है ज़्यादा उसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, किसी प्रकार कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, टीचर हमेशा उसको मोटिवेट करते रहे, इस प्रकार का भी ध्यान रखना चाहिए। इस बात करते इसमें कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। जब भी हम जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस प्रकार के आप प्लानिंग बना के आए हैं क्लास में, उसको पूरा करने के लिए हमेशा ईमानदारी से उस काम को करें और पूर्ण निष्ठा के साथ में वो सारी चीज़ों को करें जिससे कि आपका शिक्षण करने का जो प्रोसेस है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। इस प्रकार से हम लोग आज का जो टॉपिक को समझे, इसको आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।